हेलो स्टूडेंट्स। तो अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल मैंने आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसमें और भी क्या क्या हमें पढ़ना है कल मैं आपको बता चुका था। परमाणु और ठीक है, देखो मॉलिक्यूल्स को हम हिंदी में अणु बोलते हैं और एटम्स को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एटम्स क्या है केमिस्ट्री में, या फिर जब हम बात कर रहे हैं साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस में सबसे छोटा अगर कोई पार्टिकल है, सबसे छोटा कोई पदार्थ है तो वो क्या है, एटम है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसमें हम देखेंगे कि एटम्स क्या है, एटम्स कहाँ से आया, एटम सबसे पहले तो किसने इसकी खोज की, किसने इसके बारे में क्या क्या चीजें बताई। तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने इंट्रो दिया था इस चैप्टर का तब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स परमाणु और अणु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले कुछ लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लॉ पढ़ेंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे। जैसे कि लॉ है केमिकल कंपोजिशन, सॉरी केमिकल कॉम्बिनेशन का एक लॉ है जो कि लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, अब एटम कहाँ से बना ये इसी लॉ में कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, हम ये लॉ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा कि इस लॉ में कैसे एटम की जो एक्सपेरिमेंट है, एटम की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो कैसे इसमें छुपी हुई है। जो लॉ का नाम था वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर हम सिंपल हिंदी में बोले तो रसायन को मिलाने का नियम, रसायनों को मिलाने का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ क्या है, तो केमिकल्स को आपस में कंबाइन करने के लिए कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं दो केमिकल्स को आपस में कंबाइन कर रहा हूँ तो क्या क्या उसके पीछे फैक्ट है, क्या क्या उसमें होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, वही इस लॉ में उन्होंने बताया था। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले उन्होंने जो लॉ दिया था, एक नियम दिया था, वो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। अब ये नियम क्या बोलता है, सबको पता होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने जैसे पढ़ा था, ऊर्जा के संरक्षण का नियम जो हमने पढ़ा था वो क्या था, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ना ही एनर्जी को, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका नाश किया जा सकता है। वैसे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है, तो द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका क्या किया जाता है, इसको नष्ट किया जा सकता है। तो यही मास का जो कंजर्वेशन का लॉ है वो यही बोलता है। एक एक्सपेरिमेंट द्वारा इसको समझाया गया है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि नॉर्मली एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हमने, ठीक है, कुछ इस टाइप का कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसमें एक धागे से हमने क्या किया है, एलिवेशन कलर बन गया है, एक धागे से हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और इसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है, एक केमिकल भरा हुआ है, कुछ इस टाइप की एक्टिविटी है। और मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इसको ये धागा ये यहाँ से हम ले लेंगे और इस पूरे जो भी एक्सपेरिमेंट है केमिकल फ्लास्क पे, इसको हम एक कॉर्क से क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब में केमिकल है उसको मैं एक्स बोल देता हूँ और जो ये बाहर केमिकल है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, वाई बोल देता हूँ। ठीक है, अब इन केमिकल्स को, अगर मैं इन केमिकल्स की बात करता हूं तो यहाँ पे केमिकल X है और इसके अंदर केमिकल X है और इसके अंदर केमिकल Y है। मैं इसका क्या करता हूँ, मास निकालता हूँ। ठीक है, किसी मेजरमेंट की यूनिट या फिर किसी भी मापन तंत्र की वजह से की मदद से हम क्या करेंगे, इसका पहले मास निकालेंगे, इसका द्रव्यमान निकालेंगे। इसका द्रव्यमान निकालूंगा, मान लिया वो इसका द्रव्यमान क्या है, Z। ठीक है, बिना मिलने पर, मतलब केमिकल X अलग है, केमिकल Y अलग है, इन दोनों का द्रव्यमान जब हम निकालेंगे एक
तो क्या आ रहा है Z आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड में क्या करूंगा कि यहाँ से कॉर्ड को निकालूंगा, इसको अंदर की तरफ या फिर इस पूरी क्रॉनिकल ये फ्लास्क को मैं क्या करूंगा हिला दूंगा पूरे तरीके से, जिससे केमिकल दोनों आपस में मिक्स हो जाए। केमिकल X और केमिकल Y जब आपस में मिक्स होंगे तो एक रिएक्शन करेंगे, X प्लस Y रिएक्शन करके बनाएंगे XY। ठीक है, कुछ इस टाइप की रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन हो जाने के बाद जैसे ही केमिकल आपस में मिल जाएंगे उसके बाद मैं वापस से इसका मास निकालूंगा, इसका द्रव्यमान निकालूंगा। वो क्या आएगा, मान लो यहाँ पे Z डैश। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे Z डैश, इसका मास आ रहा है, द्रव्यमान इसका क्या आ रहा है Z डैश और इसका क्या आ रहा है Z। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास को, द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब क्या है कि जो इससे पहले मतलब अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जब इनके बीच में हुई थी, केमिकल रिएक्शन हुई थी, उससे पहले जो इसका मास आ रहा था, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी उसका मास वही आना चाहिए, मतलब Z Z डैश होना चाहिए। यही क्या प्रूफ होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जब भी आप कहेंगे कि दो केमिकल्स को कंबाइन कर रहे हो तो उनके मास में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। ये पहला लॉ था, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। आया समझ में? क्या है यहाँ पे कि कभी भी दो केमिकल्स को, जब दो रसायनों को आप आपस में मिलाते हो तो उनके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। सेकंड, अब यहाँ पे बात क्या है, जब भी हम 11 लॉ पढ़ रहे थे, इसके जस्ट एक लॉ है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। जब मैंने आपको कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस बताया था तो मैंने आपको बताया था जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और एक फिक्स्ड रेशो में, निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो ही हम उनको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, उनको यौगिक बोलेंगे। तो जब भी कोई केमिकल्स बनाए जाते हैं तो वो भी क्या केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है। तो अगर मैं उसको बनाऊंगा तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, निश्चित अनुपात होना चाहिए। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में निश्चित अनुपात क्या है, 1:2। H2O वाटर के बीच में निश्चित अनुपात क्या है, 2:1। तो इसी तरीके से उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए जब भी हम उनको आपस में मिलाते हैं। अगर आपस में हम मिला रहे हैं और कोई निश्चित अनुपात नहीं है तो वो कभी भी रासायनिक यौगिक नहीं बनेगा, केमिकल कंपाउंड नहीं बनेगा, ना ही उनको कंबाइन किया जा सकता है। कंबाइन हम तभी कर पाएंगे जब दोनों के बीच में एक निश्चित अनुपात हो। अगर कार्बन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल नहीं हुए तो ये आपस में कभी भी मिक्स भी नहीं होंगे, आपस में कभी भी कंबाइन क्या होंगे, ये नहीं होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब दोनों के बीच में एक जो अनुपात होता है वो फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब निश्चित होना चाहिए। अब ये जब दो लॉ पढ़ लिए थे, हमें ये पता चल गया था कि क्या क्या कैसा होता है, किस तरीके से हम कंबाइन करेंगे, मास में कोई, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उसके बाद सेकंडली हमने क्या पढ़ा कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चलेगा। सेकंड क्या होना चाहिए, दोनों जब दोनों को हम मिलाएंगे तो एक निश्चित अनुपात में हमें मिलाना है। मतलब एक पार्ट अगर कार्बन का ले रहा हूं तो दो पार्ट मुझे ऑक्सीजन के लेने, इसी तरीके से मैं इनको क्या करूंगा, मिला पाऊंगा। तो ये जब बातें सामने आई तो हमें ये पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया जो इनके बीच में हो रही है, जब दो केमिकल्स को, दो रसायनों को आपस में मिलाया जाएगा तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि अंदर भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, तो इन सब को बताया था। फिर किसी भी साइंटिस्ट के पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, इनमें कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं, कौन से ऐसे अणु या परमाणु हैं, कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं, पदार्थ समझो, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले रहे हैं। ये फिर किसने बताया था, डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में बहुत छोटे छोटे पदार्थ होते हैं जो कि भाग लेते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या करेंगे, परमाणु की डेफिनेशन क्या है, तो ये बहुत छोटे पदार्थ होते हैं, बहुत छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ना ही रासायनिक अभिक्रिया में ये जब भाग लेते हैं तो ना ही इन्हें अलग किया जा सकता है यहाँ पे, ना ही उन्हें वहां पे उनको नष्ट किया जा सकता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई तुमने। डाल्टन की जो पूरी एटॉमिक थ्योरी थी वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि डाल्टन ने किस प्रकार से उसकी एटॉमिक थ्योरी आगे बढ़ाई थी। उसने कुछ पॉइंट्स बताए थे, 5-6 पॉइंट्स बताए थे उन्होंने कि इस टाइप से एटम की जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब एटम की जो प्रॉपर्टीज होंगी,
जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दिखता कैसा है। सेकेंडली किसी भी रिएक्शन में भाग लेगा तो ये क्या क्या कर सकता है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें किसने बताई थी, डाल्टन ने। तो अगर मैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, रसायनों को मिलाने के नियम की बात करता हूँ, तो वो अधूरा है अगर हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं डाल्टन की थ्योरी इस लेक्चर में कवर करूंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। दूसरा जो हमारा कल का लेक्चर होने वाला है उसमें हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि एग्जाम में भी लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स क्या क्या थे, मतलब क्या क्या चीजें उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताई थी। आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी।